हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इस एक वीडियो में मैं आपको पूरी एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे और इन दोनों चीज़ों का आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन के साथ। पिछले चैप्टर में हमने 600 बीसी से लेकर 600 सी के बीच में क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे उसके बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि नए किंग्स आते हैं, नए क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि इन चेंजेस के बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए। हम बेसिकली सोसाइटी को और अच्छे से समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे लोगों की लाइफ्स में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो नोमैड्स थे, उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे थे। तो हम बेसिकली सोसाइटी की, यहाँ के नॉर्म्स की, यहाँ के क्लासेस के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के थ्रू। हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट में नॉर्म्स बताए गए हैं, सोशल बिहेवियर के रूल्स वगैरह लिखे गए हैं। कुछ टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। तो इन सभी की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। जब भी हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसको कौन लिखवा रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई किंग उसको लिखवाया है तो हमें किंग के पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलेगा, एलीट क्लास के बारे में पता चलेगा और उनके पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलेगा। राइटिंग स्टाइल भी काफ़ी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राकृत लैंग्वेजेस में लिखा गया है तो वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए था, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत में लिखा गया है तो वो मे बी ब्राह्मण्स के लिए या फिर एलीट क्लास के लिए लिखा गया होगा। इस चैप्टर में हम महाभारत की काफ़ी ज़्यादा बात करने वाले हैं। एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एपिक हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसमें 100,000 से भी ज़्यादा वर्सेस देखने को मिलते हैं, जिसको कंपोज किया गया था 1000 ईयर्स के पीरियड में, 500 बीसी से अप्रॉक्सीमेटली 500 सी के बीच में। और इसकी कई सारी स्टोरीज और भी ज़्यादा पुरानी थी जो ओरली नरेट की जाती थी। वैसे तो महाभारत कौरव और पांडव के बीच में लैंड और पावर के लिए जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में है, लेकिन इसके थ्रू हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। हमें इसमें काफ़ी सारे नॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। जो इसके मेन कैरेक्टर थे वो तो इन नॉर्म्स को फॉलो किया करते थे, लेकिन क्या जनरल पब्लिक भी इन रूल्स को माना करती थी? अगर नहीं मानती थी तो उससे हमें इस सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पास्ट में आए, आप ऊपर देख सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल एडिशन था क्या? 1919 में एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। वी.एस. सुक्थांकर इसके लीडर थे। ये एक संस्कृतिस्ट थे और इनकी एक काफ़ी बड़ी टीम थी जिसने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत बनाने का काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने संस्कृत के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिले महाभारत के, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्क्रिप्ट्स में जितने भी वर्जन्स हमें मिले, उन सबको इन्होंने कलेक्ट करने का काम किया। कलेक्ट करने के बाद कंपेयर किया हर एक वर्स को, और कंपैरिजन करने के बाद जो भी हमें कॉमन वर्सेस देखने को मिले, पूरी महाभारत का एक कॉमन एलिमेंट्स निकाल के एक स्टैंडर्ड वर्जन बना दिया, जिसको हम बोलते हैं हमारा क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 47 ईयर्स लगे। कई वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश किया गया, 13,000 से ज़्यादा पेजेस में इसको पब्लिश किया गया एट द एंड। अब इसके थ्रू हमें कुछ चीज़ें पता लगती हैं। सबसे पहली बात, हमें जितने भी संस्कृत वर्जन्स मिले उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर जगह पर सेम है। कश्मीर और नेपाल से लेकर तमिलनाडु और केरला तक कुछ एलिमेंट्स हर जगह पर सेम देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हर जगह पर वेरिएशंस हमें देखने को मिले हैं। हर टेक्स्ट जो हमें मिला है, हर मैन्युस्क्रिप्ट हमें जो मिला है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन था। तो इसके थ्रू हमें एक और चीज़ समझ में आई कि हर जगह पर सेम आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। कुछ जगहों पर हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ये जो वेरिएशंस हैं इनको स्किप नहीं कर दिया गया था, इसको इग्नोर नहीं किया गया, बल्कि इनको मेंशन किया गया फुटनोट्स और अपेंडिसेस में। यानी कि इनके जो हमारी क्रिटिकल एडिशन थी महाभारत की, उसके नोट्स में और एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन वेरिएशंस को ऐड किया गया। और इन वेरिएशंस में ही 13,000 में से आधे से ज़्यादा पेज लग गए थे। ये जो इतने सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिले, इसके थ्रू हमें ये भी समझ में आता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो सोशल हिस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ यहाँ पर है। इनके थ्रू हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ जो डोमिनेंट ट्रेडिशंस थे, कई बार ये क्लैश कर जाते थे। जो लोकल आइडियाज़ हैं, जो लोकल प्रैक्टिसेस इमर्ज हो रहे हैं, इनके बीच में क्लैशेस होते थे। कई जगहों पे इनके बीच में अग्रीमेंट्स भी हो जाते थे। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को कई बार अपोज भी किया जाता था। इनिशियली
जब हमारे ब्राह्मण्स के जो टेक्स्ट हमें मिले संस्कृत लैंग्वेज के 19th और 20th सेंचुरी में, जब हमारे हिस्टोरियंस ने इन टेक्स्ट को स्टडी करना चालू किया, तो हम इनको एज फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लेते थे। हम सोचते थे कि भाई जो भी इसमें लिखा है, जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वो सब सही होंगी, ये सब फॉलो की जाती होंगी सोसाइटी में। और मेनली जो हमारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग इनिशियली हमने इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से लेना चालू करी थी। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं था। जब हमने पाली, प्राकृत और तमिल लैंग्वेजेस के टेक्स्ट को पढ़ना चालू किया, तब हमें समझ में आया कि हाँ, ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट हैं, इनको अथॉरिटेटिव तो बोला जाता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे इनके जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो भी किया जाता हो। बहुत सारी जगहों पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को चैलेंज किया जाता था। इनके ऑपोजिंग जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक है किनशिप एंड मैरिज। यहाँ पे हम पहले कुछ फैमिलीज के बारे में बात कर लेते हैं। हर सोसाइटी में फैमिली की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। कुछ सोसाइटीज़ में फैमिलीज में कम नंबर होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं। इनका रिलेशनशिप हर सोसाइटी के हिसाब से डिफर कर सकता है, इनकी एक्टिविटीज़ हर सोसाइटी के हिसाब से डिफर कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली के लोग सिमिलर फूड शेयर करेंगे, सिमिलर रिसोर्सेज, सिमिलर लाइवलीहुड शेयर करेंगे, सिमिलर रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये एक फैमिली के लोग हैं। अब फैमिली एक नैरो टर्म हो गया, इसी में हमने कजिन्स को और रिलेटिव्स को और भी जितने लोग इनके साथ रह रहे हैं उन सबको ऐड कर दिया, तो एक टर्म हमारे सामने निकल के आता है किन। किन एक फैमिली का एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, और किनफोक यानी कि ये सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं। अब हर सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सोसाइटीज़ में जो हमारे कजिन्स होते हैं उनको ब्लड रिलेटिव माना जाता है, कुछ में नहीं माना जाता। अब फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, ये शेप करता है इन लोगों के बहुत सारे एक्शंस को। इनका किस तरीके का एटीट्यूड है, क्या वो एक्शंस ले रहे हैं, वो हमें इन रिलेशंस के थ्रू समझ में आता है। अर्ली सोसाइटीज़ की जब भी हम बात करते हैं, इन रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, तो हमारे हिस्टोरियंस के लिए जो एलीट क्लास है, जो रूरल लोग हैं, उनके रिलेशन समझना ईजी है, क्योंकि हमें बहुत सारे टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनकी फैमिलीज़ में क्या रिलेशन होते थे, ये समझना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और बहुत कम सोर्सेज इनके बारे में हमें बताते हैं। अब यहाँ इस बॉक्स में आपको संस्कृत वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। फैमिली के लिए कुल, हमारे किनफोक एक जो बड़ा नेटवर्क हो गया, उसके लिए जनाति, और लिनिएज के लिए वंश। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस आते हैं जो मुझे लगता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उनको मैं स्किप कर देता हूँ, आप चाहें तो पॉज करके एक बार उनको पढ़ सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है पैट्रिलिनी। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, इंक्लूडिंग हमारी इंडियन सोसाइटीज़, हमें पैट्रिलिनियल सिस्टम देखने को मिल जाता है, यानी कि सन अपने फादर का नेम कैरी करता है। फादर की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, जितना भी टाइटल होता है, जो पोजीशन होती है, वो सन्स को दे दी जाती है, सन टू ग्रैंडसन एंड सो ऑन, यानी कि डिसेंट फादर टू सन ट्रेस किया जाता है। मैट्रिलिनियल सिस्टम में मदर टू डॉटर, डॉटर टू सो ऑन। ये हमें महाभारत में भी देखने को मिल जाता है। एक लेवल पे महाभारत कौरव्स और पांडव्स, दो कजिन्स के बीच में वॉर की स्टोरीज थी। दोनों ही एक रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे, दैट ऑफ कुरुस। ये कुरु पांचाला जनपद जो था वहाँ पे डोमिनेट करती थी। इनके बीच में वॉर हो गया भाई कि किसके पास पावर जाएगा, किसके पास लैंड जाएगा। एट द एंड पांडव्स इस वॉर को जीत गए थे और उनके पास पूरा पावर चला गया था। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पैट्रिलिनियल सक्सेशन हुआ था। वैसे तो पैट्रिलिनी का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन महाभारत के हमें थ्रू देखने को मिलता है कितना ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को वैल्यू किया जाता था और कितना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई थी यहाँ पर भी। पैट्रिलिनी में जब हम किंग्स की बात करते हैं तो जो किंग का थ्रोन होता है वो उनके एल्डेस्ट सन को दे दिया जाता था जब किंग की डेथ होती थी। यही यहाँ पे भी हमें यही देखने को मिलता है कि पांडव्स के पास सारे रिसोर्सेस आ गए थे सन्स के पास, और एल्डेस्ट सन को यहाँ का किंग बना दिया गया था। 6th सेंचुरी BC के बाद ज़्यादातर रूलिंग डायनेस्टीज़ में ये जो पैट्रिलिनियल का सिस्टम है इसको फॉलो किया गया था, लेकिन कुछ हमें एक्सेप्शनल केसेस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सन ही नहीं है तो वहाँ पे हमें ऐसे केस देखने को मिलते हैं। कुछ जगहों पर ब्रदर्स ने एक दूसरे को सक्सीड कर लिया, कुछ जगहों पर मामा चाचा पावर में आ गए, तो ये हमें देखने को मिल जाता है। कुछ वेरिएशंस हर जगह देखने को मिलते हैं। एक हमने एक्सेप्शनल केस की बात करी थी, प्रभावती गुप्ता जिनके पास पावर थी, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल केस थी। अब जो पैट्रिलिनियल कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ किंग्स और एलिट क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में भी कुछ मंत्र में इसको मेंशन किया गया है। तो जो वेल्दी मर्चेंट्स लोग थे, जो वेल्दी क्लास था और जो ब्राह्मण क्लास था, वो भी इस कॉन्सेप्ट में माना करते थे। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे मैरिज के टाइम की बात की जा रही है कि विमेन को
फ्री किया जा रहा है अपने फादर के साइड से और हस्बैंड के साथ बाउंड किया जा रहा है। तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि मैरिज में क्या क्या ट्रेडिशंस होते थे, किस तरीके से चीज़ों को माना जाता था, क्या क्या किया जाता था। उसके पहले अगर आपको नहीं पता है कि महाभारत की स्टोरी क्या थी, पांडव्स और कौरव्स के बीच में क्यों वॉर हुई थी, तो पॉज करके इस बॉक्स को भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी ये आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलने वाला। हाँ, हमारे मैरिज में क्या क्या रूल्स होते थे, उसके पहले हम 4 टाइप्स के मैरिजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एंडोगमी। जब आप एक यूनिट के विद इन मैरिज करते हो, फॉर एग्जाम्पल वो यूनिट आपका एक ग्रुप हो सकता है, कास्ट हो सकता है, लोकेलिटी हो सकती है, एक सोसाइटी हो सकती है, जब उसके अंदर आप मैरिज कर रहे हो तो ये है एंडोगमी की प्रैक्टिस। सेकेंड है एक्सोगमी, जब आप यूनिट के बाहर मैरिज कर रहे हो। थर्ड है पॉलीगनी, जब एक मैन की सेवरल वाइफ्स हैं, ऐसे हमें बहुत सारे किंग्स के केसेस देखने को मिलते हैं। और पॉलीएंड्री, जब एक विमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। महाभारत में हमें इसका भी एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, अगर आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होते थे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या ट्रेडिशंस थे हमारे मैरिज के। हमें ये तो पता है कि सन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो किया जाता था। लेकिन डॉटर्स का क्या रोल होता था? सबसे पहले इनके पास रिसोर्सेस का कोई क्लेम नहीं होता था। प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन है, बाकी नहीं होता था। सेकेंड, इनको फैमिली के आउटसाइड मैरिज करना प्रेफर किया जाता था, यानी कि एक्सोगमी की प्रैक्टिस को सजेस्ट किया जाता था कि किन के आउटसाइड आपको मैरी इनको करना है। इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था, ताकि सही टाइम पे सही पर्सन के साथ इनकी मैरिज कराई जा सके। इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी समझा जाता था फादर की। बोला जाता था कि कन्यादान या फिर द गिफ्ट ऑफ डॉटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ अ फादर। लेकिन ये सब चीज़ें तो हमारे ब्राह्मण्स ने लॉस बना दिए, उनने चीज़ें बता दी कि आपको एक्सोगमी प्रैक्टिस करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन क्या ये सोसाइटी में हर जगह पर माना जाता था? नहीं, हमें देखने को मिला था। हमने चैप्टर 2 में बात करी थी कि अब क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स आ रहे थे, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, हमारे अर्बन सेटिंग में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो इसके साथ एक और डेवलपमेंट ये भी हो रहा था कि जो पुराने बिलीव्स हैं, पुराने प्रैक्टिसेस हैं, इनको चैलेंज किया जा रहा था। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे ब्राह्मण्स ने कोड्स बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स बनाए, नॉर्म्स सेटअप करना चालू किए, जिनको इन्होंने काफ़ी ग्रेट डिटेल में धर्मशास्त्रास और धर्म सूत्रास में मेंशन किया। इनको कंपोज करने का काम चालू हुआ 500 BC के बाद से। ये संस्कृत टेक्स्ट हैं जिनमें सारे ये रूल्स और नॉर्म सोशल बिहेवियर के ब्राह्मण्स ने लिखना चालू कर दिए, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मनुस्मृति। ये एक धर्मशास्त्र है जिसको 200 BC से लेकर 200 C के बीच में कंपोज किया गया था। इनमें हमें सारे ब्राह्मणिकल रूल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो इसके ब्राह्मण्स ऑथर थे, इन्होंने अपने फायदे के हिसाब से, अपने हिसाब से इन सारे नॉर्म्स को बनाया था, लेकिन इनका कहना था कि इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। मेनली ये ब्राह्मण्स के लिए लिखे गए थे, लेकिन बाकी जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको भी इनको फॉलो करने के लिए सजेस्ट किया जाता था। तो ये पूरी सोसाइटी के लिए बनाए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण्स को फेवर करते थे। हालांकि हमें ये देखने को मिलता है कि इतना बड़ा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इतनी ज़्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी है, तो ये जो ब्राह्मण्स के लॉज थे ये हर जगह पर नहीं माने जाते थे। ब्राह्मण्स का जो पावर था वो हर जगह पे एकदम पावरफुल नहीं था, एकदम हर जगह पे इन चीज़ों को ये अप्लाई नहीं कर पाते थे। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारे कोशिश ज़रूर किए थे इन चीज़ों को अप्लाई करने के। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में हमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में मेंशनिंग देखने को मिलती है, जिसमें से 4 फॉर्म्स को अच्छा बताया गया है और बाकी 4 फॉर्म्स की बुराई की गई है। बेसिकली ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जो भी जाता था, जो भी आउटसाइडर्स होते थे, जो भी अपोजिंग व्यूज वाले होते थे, उनकी ये लोग बुराई किया करते थे। यहाँ लेफ्ट में आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है जहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्म को एक्सप्लेन किया गया है। इनसे आपको कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि इन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ को एक्सप्लेन करिए, लेकिन आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोत्र की। 1000 BC के बाद से एक नई ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि इन्होंने अलग अलग लोगों को गोत्र के हिसाब से क्लासिफाई करना चालू किया, मेनली ब्राह्मण्स को। हर एक पर्टिकुलर इंसान को एक गोत्र में डाला गया और इस गोत्र को एक वैदिक सीर यानी कि एक ऋषि मुनि के नाम पे रखा गया था। और आपको बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका वशिष्ठ गोत्र है तो आप वशिष्ठ ऋषि मुनि के डिसेंडेंट हैं, उनके वंशज हैं। यहाँ गोत्र से रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल है, जब विमेन की मैरिज होगी तो उसको अपने फादर का गोत्र गिव अप करके अपने हस्बैंड का गोत्र को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सेकेंड रूल है कि सेम गोत्र के लोग मैरी नहीं कर सकते, यानी कि भाई एक्सोगमी की प्रैक्टिस को सजेस्ट किया जाता था। अब क्या ये जो गोत्र वगैरह के रूल्स होते थे इनको हर जगह पर फॉलो किया जाता था? इसके लिए हम अलग अलग लोगों के गोत्र को, उनके नेम्स को स्टडी करते हैं।
कई बार उनके नेम्स में उनके गोत्र भी मेंशन होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या ये रूल्स फॉलो किए भी जाते थे या नहीं। और इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है सतवाहना रूलर्स, जिन्होंने डेक्कन और वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक। इनके हमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले, जहाँ पे हमें इनके नाम वगैरह देखने को मिले, जिसके थ्रू हम इनके गोत्र को भी फाइंड कर सके हैं, जिनके थ्रू हमने इनके मैरिजेस के बारे में, इनके सोशल जो स्ट्रक्चर होता था उसके बारे में फाइंड करने की कोशिश की है। सतवाहना रूलर्स में से बहुत सारे रूलर्स पॉलीगनस थे, यानी कि इनकी मल्टीपल वाइफ्स थी। इनके वाइफ्स के नेम के थ्रू हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है। इनमें से कुछ वाइफ्स का गोत्र था गौतम और वशिष्ठ, विच वॉज क्लियरली देयर फादर्स गोत्र, जिसका मतलब है कि ये जो रूल था कि आपको फादर का नेम गिव अप, फादर का गोत्र गिव अप करके हस्बैंड का गोत्र को अडॉप्ट करना है, इसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला है कि कुछ सेम गोत्र को बिलोंग करते थे। सेम गोत्र मैरिज तो डिनाई की गई थी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से, इसको भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। एक्सोगमी को तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि नई प्रैक्टिस एंडोगमी है जिसको ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते थे जहाँ पे जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे, ब्राह्मणिकल जो थिंकिंग थी, उसको अपोज किया जाता था, उसके चैलेंजिंग चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता था। ये जो एंडोगमी की प्रैक्टिस है साउथ इंडिया में अभी भी कई जगहों पे काफ़ी पॉपुलर है। इससे क्या होता है, एक क्लोज नेट कम्युनिटी बिल्डअप होती है और ये कई जगहों पे प्रैक्टिस की जाती है। तो ऐसे वेरिएशंस हमें हर जगह पर देखने को मिलते रहते हैं। अब जब भी हम सतवाहना रूलर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वर मदर्स इम्पॉर्टेंट क्यों आता है। दो सिस्टम्स होते हैं, पैट्रोनिमिक्स और मेट्रोनिमिक्स। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में भी कई जगह पर पैट्रोनिमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता था, जिसका मतलब होता है जो सन का नेम है वो उसके फादर के नेम से डिराइव होगा। लेकिन जो सतवाहना रूलर्स थे, यहाँ पे मेट्रोनिमिक सिस्टम, यानी कि इनका जो नेम होता था वो उनके मदर साइड से, मैटरनल साइड से डिराइव किया जाता था। तो इससे क्वेश्चन यही उठता है, वर मदर इज इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे जब भी हम ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी जो सक्सेशन होता था थ्रोन का, रिसोर्सेज का, वो पैट्रिलिनियल सिस्टम के थ्रू ही होता था। तो इससे भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि नेम में मेट्रोनिमिक्स यूज़ किया जा रहा है, लेकिन पैट्रिलिनियल सिस्टम को ही यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में। आपने ये टर्म तो सुना ही होगा, कास्ट, विच रेफर्स टू द हायरार्किकल ऑर्डर, कि भाई ये ऊपर है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो आइडियल ऑर्डर है, इसको धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास में ब्राह्मण्स ने मेंशन किया था कि भाई सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यास और फिर शूद्रास और अनटचेबल्स। तो ये ऑर्डर बना दिया गया था और बोला गया था कि भाई ये डिवाइन नेचर का है, इसको स्पिरिचुअल फोर्सेस ने बनवाया है भाई, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये बाय बर्थ डिटरमिन होता है, जिस भी कैटेगरी में आप बर्थ लिए हो उसी कैटेगरी में आप हमेशा रहोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्राह्मण्स ने ऑक्यूपेशंस भी बता दी गई थी कि किस कैटेगरी को क्या ऑक्यूपेशन करनी है। ये जो 4 कैटेगरीज हैं इनको वर्णास बोला गया था। ये जो वर्णा सिस्टम था इसमें ऑक्यूपेशन किस हिसाब से थी, जो ब्राह्मण्स हैं इनको बोला गया था कि ये वेद पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे और करवाएंगे, गिफ्ट्स लेंगे और देंगे। इसके बाद सेकंड कैटेगरी क्षत्रियास, इनको बोला गया था कि वॉरफेयर में लीड करेंगे, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, वेद को पढ़ेंगे और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाएंगे और गिफ्ट्स वगैरह देंगे। फिर थर्ड कैटेगरी आती है वैश्यास, जो लास्ट की 3 ऑक्यूपेशंस थी हमारे, गिफ्ट्स देना, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाना और वेद को पढ़ना, ये वैश्यास को भी असाइन किए गए थे। इसके अलावा इनको बोला गया था कि आपको एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और ट्रेड परफॉर्म करना है। और फिर जो हमारी 4th कैटेगरी है शूद्रास, इनकी पोजीशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खराब थी, इनको कोई ऑक्यूपेशन नहीं दिया गया था। इनको बोला गया था कि आपके जो हायर वर्णास हैं, तीनों वर्णा को आपको सर्व करना है, आपके लिए कोई काम नहीं है। अब इस सिस्टम को ब्राह्मण्स ने इन्फोर्स करने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज भी बनाए। नंबर 1 स्ट्रेटेजी ये थी कि आपको बताया गया, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि ये डिवाइन ओरिजिन का है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको अलग अलग जगहों से कंपेयर और लिंक करने की भी कोशिश की गई थी, ऋग्वेद से लिंक करने की कोशिश की गई थी। इस तरीके से इसको डिवाइन नेचर का बताया जा रहा था। सेकंड, किंग्स से बोला जाता था कि भाई आप अपने रीजन में इसको इन्फोर्स करिए, आप सबको फोर्सफुली इसको फॉलो करवाइए। तो किंग्स भी कई जगहों पर इसको फॉलो करवाया करते थे। और थर्ड, लोगों को परसुएड किया जा रहा था कि भाई आप बाय बर्थ डिटरमिन हो चुके हो कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। स्टोरीज में इनको इनकलकेट किया जा रहा था, स्टोरीज के थ्रू ये बताया जा रहा था कि ये डिवाइन नेचर का है, इसको हमें सबको फॉलो करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स हमें महाभारत में भी देखने को मिलते हैं, कई टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं कि सोसाइटी में ये फॉलो किया जा रहा है। ऐसी एक स्टोरी है हमारे द्रोण और एकलव्य की, जिसमें द्रोण ने एकलव्य को सिखाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो लो ओरिजिन को बिलोंग करते थे एंड अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल थिंकिंग
वो उनको सिखा नहीं सकते थे और सिखाना नहीं चाहते थे। अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी है महाभारत की, तो इस बॉक्स को आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। कैसे हमें कई बार देखने को मिलता है कि इन ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर था इसको फॉलो नहीं किया जाता था। तो एज पर ब्राह्मणिकल थिंकिंग, एज पर शास्त्रास, सिर्फ क्षत्रियास पावर में आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था। पिछले चैप्टर में हमने मौर्यास के बारे में बात करी, कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने होल्ड किया, लेकिन इनका ओरिजिन काफी डिबेट किया जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनको क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इनको लो ओरिजिन का बताया जाता है। फिर शुंगास और कन्वास जो मौर्यास के सक्सेसर्स थे, इनको ब्राह्मण्स बताया जाता है। वैसे तो अब इनको भी पावर में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गए। एक्चुअल में होता क्या था, जो भी सपोर्ट गेन कर सकता था, जिसके पास भी रिसोर्सेस में होते थे, वो पावर में आ जाता था। एंड इट रियरली डिपेंडेंट कि आप क्षत्रिय हो या नहीं हो। और भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। शाकास जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, इनको हमारे ब्राह्मण्स मलिच्छ और बारबेरियन और आउटसाइडर टर्म से डिफाइन करते थे। ये टर्म्स डेरोगेटरी टर्म्स हैं, हर उस इंसान के लिए यूज़ किए जाते थे जो बाहर से आता था या फिर जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के बाहर में था। तो इनको बोला जाता था कि भाई आप अनसिविलाइज्ड हो, अनकल्चर्ड हो, लेकिन ये भी रूलर्स बने। इसका यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस हमें देखने को मिलता है। शाकास के वन ऑफ द बेस्ट नोन रूलर्स 2nd सेंचुरी BC के रुद्रदमन, इन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड कराया। इसकी मेंशनिंग हमें देखने को मिलती है संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस में। इससे हमें समझ में आता है कि दीज रूलर्स वर ऑल्सो फेमिलियर विद सांस्कृतिक ट्रेडिशन जो हमारे यहाँ के थे। एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सतवाहना डायनेस्टी के गौतमी पुत्र श्री सतकानी का। इनका कहना था, ही क्लेम कि ही वॉज अ यूनिक ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियास। मे बी ये खुद को एज रिलीजियस लीडर मानते होंगे, तो ब्राह्मण क्वालिटी होल्ड करते होंगे, लेकिन फिर क्षत्रियास को डिफीट करते होंगे, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियास। तो ऐसे क्लेम्स हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्लेम किया कि ही इंश्योर्ड कि कोई भी इंटर मैरिज ना हो 4 वर्णास के बीच में, और एट द एंड इन्होंने जस्ट उल्टा काम कर लिया। इन्होंने रुद्रदमन किंग के मेंबर्स के साथ शादी कर ली। तो यहाँ पे हमें ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में देखने को मिलते रहते हैं कि भाई सतवाहनास खुद को ब्राह्मण्स बता रहे हैं, फिर पावर में आ जा रहे हैं। कायदे से तो क्षत्रिया को लेके आना चाहिए आपको पावर में। वर्ण ऑर्डर को अपहोल्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर शादी कर ली आपने एक मलिच्छ से। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हमें यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट्स में देखने को मिलते रहते हैं। वैसे तो आप ब्राह्मण हो, आपको अपना सिस्टम फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें एंडोगमी देखने को मिल जाती है एक्सोगमी की जगह। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती है। अब इंडिया की सोशल हिस्ट्री में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। एक हमें नया टर्म देखने को मिलता है कई टेक्स्ट में, जाति। वर्ण की तरह ये भी सोशल कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए था, लेकिन कुछ डिफरेंसेस थे। वर्ण सिस्टम में हमने देखा कि सिर्फ 4 वर्ण थे, लेकिन जाति के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पे नंबर ऑफ जाति फिक्स नहीं किया गया था। होता क्या था, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज को, ब्राह्मणिकल लीडर्स को जैसे ही कोई एक नया ग्रुप ऑफ पीपल मिलता था जिनको हम हमारे वर्ण सिस्टम में फिट नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक नई जाति बना दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट लिविंग पॉपुलेशन मिली तो उनके लिए जाति बना दी निषादास। ऐसी एक गोल्डस्मिथ की पॉपुलेशन जो हमें मिली उसके लिए सुवर्णकर। तो इस तरीके से जातिज बनाई जाती थी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कि भाई इनको हमने एक जाति में डाल दिया। कई जातियां हमें ऐसी भी देखने को मिलती है जिनका ऑक्यूपेशन सेम था, तो इनमें से कुछ जाति खुद को श्रेणीज या फिर गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज कर लेती थी। हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी कि इन सबका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन सेम है, एक ही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोल्डस्मिथ है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में खुद को बिल्ड कर लेते थे, मिलकर काम करते थे। इन कम्युनिटीज़ के साथ प्रॉब्लम हमारी एक ये है कि हमें इनकी हिस्ट्री पता लगाने के लिए बहुत कम सोर्सेज देखने को मिलते हैं। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें मिला है मंदासर में 5th सेंचुरी सी का, जो कि हमें गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स के बारे में बताता है। इनिशियली ये लोग गुजरात में रहते थे, फिर इनको पता चला यार कि मंदसर जो कि उस टाइम पे दशापुरा नाम का एक रीजन था, यहाँ का किंग काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आने में हमें फ़ायदा होगा। तो ये अपने पूरे किंग को लेके, अपने पूरे चिल्ड्रन, सारे लोगों को लेके यहाँ पे आके माइग्रेट कर गए और यहाँ पे आके सेटल हो गए। तो हमें ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है कि भाई इन गिल्ड्स का नेचर क्या था, क्या एक्टिविटीज़ ये लोग किया करते थे, किस तरीके से इनकी डिसीजन मेकिंग थी। वैसे तो इन गिल्ड्स में सारे लोग सिमिलर ऑक्यूपेशन कर रहे होते थे, लेकिन कुछ हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक्सेप्शनल केसेस थे, अलग ऑक्यूपेशन कर रहे होते थे। और सिर्फ ऑक्यूपेशन सिमिलर नहीं था, एक चीज़ तो होगा कि सब लोग एक ही ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये भी थी कि इन्वेस्टमेंट भी ये लोग मिलके किया करते थे, अपने डिसीजन कम्युलेटिवली लिया करते थे। हमें एक टेम्पल देखने को मिला है, इन लोगों ने सन गॉड के लिए टेम्पल बनवाया था। तो जितना भी इन्होंने अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन से अर्निंग करी उसका यूज़ करके इन्होंने एक टेम्पल बनवाया। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में काफ़ी सारे बॉक्सेस देखे हैं। किसी बॉक्स में हम इंस्क्रिप्शन का डायरेक्ट ट्रांसलेशन देख रहे हैं, किसी बॉक्स में हम किसी किंग के वर्ड्स देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, बीच बीच में काफ़ी सारे इस तरीके के ब्रैकेट्स बने होते हैं।
इनका मीनिंग क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये लिटरल ट्रांसलेशन है एक इंस्क्रिप्शन का, लेकिन इसको थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए हिस्टोरियंस इन ब्रैकेट्स को ऐड करते हैं ताकि आपको पढ़ने में इसका मीनिंग इजीली समझ में आए। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये वहाँ इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा होगा। हिस्टोरियंस की कोशिश होती है जब वो ऐसे ब्रैकेट्स ऐड करें तो मीनिंग बिल्कुल भी चेंज ना करें, सिर्फ उसको इजी बना दे। ऑब्वियसली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन थी, बहुत सारी कम्युनिटीज थी जो ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हो गए, हमारे निषादा कम्युनिटी जिनकी हमने बात करी, एकलव्य भी उन्हीं को बिलोंग करते थे। ये हंटिंग गैदरिंग किया करते थे अपने सब्सिस्टेंस के लिए, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही नोमैडिक पास्चुरलिस्ट हो गए जो अपने जानवर वगैरह लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। ये जो एग्रीकल्चरिस्ट, सेटल्ड एग्रीकल्चर की जो पॉपुलेशन इमर्ज हो रही थी उसमें ये लोग फिट इन नहीं करते थे। ऐसे जितने भी कम्युनिटीज होते थे, ब्राह्मण हमेशा इनको लुक डाउन किया करते थे। और जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हमें देखने को मिले हैं उसमें ऐसे लोगों को ऑड, अनसिविलाइज्ड, एनिमल लाइक बताया जा रहा था कि आप अनकल्चर्ड लोग हो, आप हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो। इसके अलावा ऐसे लोग जो संस्कृत लैंग्वेजेस नहीं बोला करते थे, जो बाहर से आए हुए थे, अलग ट्रेडिशन के थे, इनको मलिच्छ बोला जाता था, लुक डाउन किया जाता था। लेकिन हमें कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे इन कल्चर्स के बीच में मिक्सिंग हो जाती थी। इसका एक हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमारे महाभारत से ही। इस बॉक्स में दिया हुआ है कि हिडिंबा जो कि एक राक्षस की बहन थी, उसके साथ शादी होती है हमारे पांडव के एक भाई भीम की। तो ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते रहते हैं। कई बार हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि राक्षस उनको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो अलग ट्रेडिशंस को बिलोंग करते थे, अलग कल्चर के लोग थे, नॉन संस्कृत आइडियाज को मानते थे, इसलिए राक्षस बोला जा रहा होगा। वैसे आप में से ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको महाभारत के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपने कभी इसकी स्टोरी सुनी या पढ़ी नहीं है, तो प्लीज़ जितने भी ये बॉक्सेस आते हैं उनको एक बार आप पॉज करके पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कई इंसिडेंट्स दिए हुए हैं महाभारत के जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे। जिनने महाभारत देखी हुई है उनको ऑलरेडी पता है कि क्या हिडिंबा और इनकी स्टोरी लाइन थी, एकलव्य और द्रोणा की क्या स्टोरी लाइन थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे। ब्राह्मण्स ने जो अपना पूरा एक ऑर्डर बनाया था, एक सोसाइटी में एक सिस्टम बनाया था, इसमें से कुछ लोगों को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था जिनको ये लोग अनटचेबल्स बोलते थे। बेसिकली ब्राह्मण्स ने लोगों के बीच में, अलग अलग कैटेगरीज के बीच में जो गैप होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया था। ब्राह्मण्स का ये मानना था रिचुअल्स परफॉर्म करना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ वगैरह करना, ये सारे सेक्रेड काम है एंड बाय नेचर प्योर काम है। तो जितने भी लोग ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो खुद को प्योर समझते थे, और जो अनटचेबल कैटेगरीज है, जो अनटचेबल लोग हैं, इनको टच करना भी पसंद नहीं करते थे, इनसे खाना नहीं लेते थे, इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसके जस्ट ऑपोजिट कुछ कामों को पल्यूटिंग समझा जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो लोग डेड एनिमल्स और डेड बॉडीज को हैंडल करते थे, इनके काम को, इनके एक्टिविटीज़ को, इन लोगों को पल्यूटेड समझा जाता था। इनको चंडालास बुलाया जाता था और इनको हायरार्की में सबसे नीचे रखा गया था। हमने बात करी थी शूद्रास की, जिनको कोई काम नहीं दिया था, जिनका काम था बाकियों को सर्व करना। ये लोग उनसे भी नीचे कैटेगरीज में आया करते थे। जो टॉप ऑर्डर के लोग थे, जो हायर क्लास के लोग थे, वो इनको देखना और इनको टच करना पल्यूटिंग समझते थे। तो इनकी सोसाइटी में जो कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। मनुस्मृति जो कि एक धर्मशास्त्र है, इसमें हमें इन चंडालास की ड्यूटीज़ देखने को मिलती है कि इन लोगों को विलेज के बाहर रहना है। जो यूटेंसिल्स लोग थ्रो कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, उन यूटेंसिल्स का आपको यूज़ करना है। डेड बॉडीज़ वगैरह जो आप हैंडल करोगे, उसके जो भी क्लोथ्स है वो आपको पहनना है, और आयरन के ऑर्नामेंट्स आपको पहनना है। इन लोगों को नाइट टाइम पे सिटीज़ या विलेजेस में एंटर करने की परमिशन नहीं होती थी। इन लोगों का काम था कि जो भी डेड बॉडीज़ मिल रही है, जिसका कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, उनको आपको हैंडल करना है। इसके अलावा एग्जीक्यूशनर्स की तरह आपको सर्व करना है। फॉर एग्जांपल किसी को डेथ की पनिशमेंट मिलती है तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम इन लोगों को दिया जाता था। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को पल्यूटिंग समझा जाता था, और इन लोगों के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है जो अलग अलग चाइनीज़ पिलग्रिमेजेस हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। फॉर एग्जाम्पल 5th सेंचुरी सी में एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मंक फांशियान ने बताया कि जो अनटचेबल्स होते थे, इन लोगों को जब भी स्ट्रीट में निकलना होता था तो एक क्लैपर बजाते हुए निकलना पड़ता था, ताकि लोगों को पहले ही सुनाई दे जाए कि एक चंडाला आ रहा है और उन लोगों को इनको देखना ना पड़े। फिर 7th सेंचुरी में शुआजोंग ने भी इनके बारे में बताया कि जो एग्जीक्यूशनर्स होते थे, स्कैवेंजर्स यानी कि जो गार्बेज वगैरह पिक करने का, क्लीनिंग वगैरह का काम करते थे, इन लोगों को फोर्स किया जाता था कि आपको सिटी के बाहर रहना है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये हमें ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के थ्रू पता चला है। इसके अलावा हमारे हिस्टोरियंस नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में रियलिटीज़ क्या थी। जो
शास्त्रार्थ में चीज़ें लिखी गई हैं, जो इन चंडालास का रोल बताया गया है, क्या इन लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते थे, इस डिग्रेडेशन को एक्सेप्ट कर लेते थे या ओपोज करते थे? तो कुछ टेक्स्ट में हमें देखने को मिला है कि रियलिटी ऐसी ही थी, कुछ टेक्स्ट में हमें समझ में आया कि नहीं यार, रियल में सीन जो था वो थोड़ा अलग हुआ करता होगा। अब अभी तक हमने बात कर ली अलग अलग सोशल कैटेगरीज की, उनके स्टेटस की। अब हम थोड़ा अलग एंगल से बात करते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि कितने सारे अलग अलग कैटेगरीज, पेस्टोरलिस्ट, पेजेंट्स, हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, किंग्स एटसेट्रा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हो गए थे। इनके पास जो स्टेटस होता था सोसाइटी में, वो इस बेसिस पे होता था कि किसके पास कितना सारा रिसोर्स का एक्सेस है। तो वही हम अब आगे देखने वाले हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम महाभारत के एक एपिसोड के साथ। हमारे कौरव्स के सबसे एल्डेस्ट दुर्योधन इनवाइट करते हैं युधिष्ठिर, पांडव के एल्डेस्ट को, एक चौसर का गेम खेलने के लिए। एक डाइस का गेम होता है जिसमें आपको चीज़ें दाव पे लगानी होती है, जो जीतता है उसकी वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनके साथ छल कपट हो जाता है। पहले अपना गोल्ड, एलिफेंट, चैरियट्स, अपने सब्जेक्ट्स की सब प्रॉपर्टी, ट्रेजरी, किंगडम सब कुछ हार चुके होते हैं। सब हारने के बाद अपने भाइयों को दाव पे लगा देते हैं, भाइयों को भी हार जाते हैं, फिर खुद को लगाते हैं, खुद को भी हार जाते हैं, और सारे इन भाइयों की, पांडव्स की एक कॉमन वाइफ होती है द्रौपदी, उनको भी दाव पे लगा देते हैं और उनको भी गेम में हार जाते हैं। तो यहाँ से हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। इस बॉक्स को एक बार हम देख लेते हैं। द्रौपदी भी यही क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या आपने जब मुझे दाव पे लगाया उसके पहले आप खुद को दाव पे लगा चुके थे? क्या आप खुद को हार चुके थे? तो 2 पॉइंट यहाँ से निकलते हैं। पहली बात कि भले ही युधिष्ठिर ने खुद को पहले दाव पे लगा के खुद को हार चुके थे, वाइफ अभी भी इनके अंडर में थी, तो ये वाइफ को अपने दाव पे लगा सकते थे गेम में। और दूसरी बात ये आती है कि जब युधिष्ठिर खुद एक स्लेव बन चुके हैं, खुद को गेम में हार चुके हैं, तो कैसे किसी और पर्सन को दाव पे लगा सकते हैं? कैसे अब इनके हाथ में कोई भी पावर बची? बाद में होता ही है कि इनकी फ्रीडम इनको वापस लौटा दी जाती है सारे लोगों को, फिर से गेम खेला जाता है, फिर इनको फॉरेस्ट जाना पड़ता है गेम हारने के बाद। तो ये तो चलो ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि ओनरशिप किसके पास होती है और कितनी। ऐसी स्टोरीज के थ्रू और धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रास के थ्रू हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि किसके पास कितना एक्सेस होता था। मनुस्मृति में बताया गया है जितना भी पैटर्नल एस्टेट होगा, यानी कि पापा जी की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वो पेरेंट्स की डेथ के बाद उनके बेटों में बटेगी और एल्डेस्ट सन को सबसे एक स्पेशल शेयर दिया जाएगा। विमेन के पास इन रिसोर्सेज के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें जिन पे विमेन का भी क्लेम होता था, फॉर एग्जांपल मैरिज के टाइम पे जो गिफ्ट्स दिए गए, जो स्त्री धन दिया गया है, वो उस पर विमेन का क्लेम होता था, जो वो अपने बच्चों को फ्यूचर में दे सकती थी। लेकिन हस्बैंड का इसमें कोई क्लेम नहीं होता था। इसके अलावा मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि विमेन को कोई भी फैमिली का प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल आइटम, उनका खुद का कोई वैल्यूएबल आइटम आपको होल्ड करके नहीं रखना है, आपको जमा करके नहीं रखना है, जब तक आपके पास आपके हस्बैंड की परमिशन नहीं है। हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी प्रभावती गुप्ता की। इनका नाम हमने कई बार सुन लिया है, क्योंकि इन 2 चैप्टर का मिला के हम एक ही एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। ये नाम आप याद रखिएगा। तो इनके थ्रू हमें क्या समझ में आता है, जो हाई क्लास की विमेन थी उनके पास थोड़ा बहुत एक्सेस होता था रिसोर्सेज के ऊपर, उनके पास थोड़ी पावर्स होती थी। लेकिन जनरली जितने भी रिसोर्सेज होते थे, लैंड, कैटल, मनी, जितनी भी चीज़ें होती थी, इनको मैन कंट्रोल किया करते थे। और यही रीज़न था कि जो सोशल डिफरेंसेस थे, जो गैप था मैन और विमेन के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। इस बॉक्स में भी वही चीज़ दी गई है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि मैन को अगर वेल्थ एक्वायर करना है तो परचेज कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, काफ़ी कुछ कर सकता है। विमेन के लिए क्या तरीका है, माँ, भाई, बहन, हस्बैंड ने जो आपको गिफ्ट कर दी वही आपकी वेल्थ है। अब अभी तक हमने देख लिया कि क्या जेंडर्ड एक्सेस था प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम देखेंगे वर्ना के अकॉर्डिंग क्या अलग अलग लोगों की कंडीशन थी, उनको कितना एक्सेस मिलता था। हमने वर्ना सिस्टम में देखा है कि भाई शूद्रास को तो सिर्फ एक ही काम दिया गया था कि आपको सर्व करना है बाकी जितने भी ऊपर आपके लोग हैं उनको। तो ऑब्वियसली से समझ में क्या आता है, जो टॉप कैटेगरी हमारी ब्राह्मण्स की रहेगी, हमारी क्षत्रिय की कैटेगरी रहेगी, यही वेल्दी सेक्शंस रहेंगे हमारे सोसाइटी के। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग टेक्सचुअल एविडेंसेस को पढ़ते हैं और उसके थ्रू इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कितनी इसमें रियलिटी थी। इसके थ्रू हमें क्या समझ में आया है कि किंग का जितना भी डिस्क्रिप्शन मिला है, बहुत सारे ब्राह्मण्स का जो हमें डिस्क्रिप्शन मिला है, उससे यही समझ में आता है ये 2 वेल्दी क्लास थी हमारी सोसाइटी की। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमें मिले, हमें ओकेजनली देखने को मिला है कि किसी पुअर ब्राह्मण की बात की जा रही है, लेकिन जनरली ये लोग रिच हुआ करते थे सोसाइटी में। तो एक तरफ धर्मसूत्र, धर्मशास्त्रास में जो हमारे ब्राह्मण से वो सारे सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह बनाए थे, दूसरी तरफ हमें बाकी ट्रेडिशन भी डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। जो हमारे पुराना वर्ना ऑर्डर था, जो ब्राह्मणिकल थिंकिंग थी, उसको ये लोगों ने चैलेंज भी करना चालू किया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बुद्धिज्म, जो कि 6th सेंचुरी BC के बाद डेवलप हुआ। इन लोगों ने जो पुराने थिंकिंग थी उसको एकदम अपोज किया।
इनका कहना था ठीक है भाई, हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, कोई रिच है कोई पुअर है, हैं डिफरेंसेस, लेकिन ये डिफरेंसेस नेचर नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है। हम ह्यूमंस ने इन सोशल डिफरेंसेस को बनाया है और हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये जो आप बोल रहे हो कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो बाय बर्थ डिटरमिन होता है, ये बात एकदम गलत है। इसका एक एग्जाम्पल हमें इस बॉक्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रहा है एक किंग और एक बुद्धा के डिसाइपल के बीच में। ये लोग बात करते हैं, किंग इसी के बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसका आंसर ये डिसाइपल ये देते हैं कि मान लेते हैं एक शूद्रा के पास बहुत सारा वेल्थ आ जाए, बहुत वेल्दी हो जाए वो, तो क्या वो एक पावरफुल फिगर नहीं बन जाएगा? तो उसका आंसर किंग देता है कि हाँ यार, पावर तो आ जाएगा। तो ये डिसाइपल बोलते हैं फिर डिफरेंसेस कहाँ बचे? ये तो सोशल डिफरेंसेस इसलिए हुए ना क्योंकि आपके पास वेल्थ का डिफरेंस था, बाय बर्थ क्या है इसमें? तो ऐसे हमें नए फिलोसफीज, नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एक सीन हमें ये भी देखने को मिलता है, कुछ रीजन्स ऐसे होते थे जहाँ पे जो वेल्दी लोग शेयर कर रहे हैं अपनी रिसोर्सेज को, उनकी तारीफ की जाती थी, और जो लोग अक्यूमुलेट करके रख रहे हैं, जो सेल्फिश लोग हैं, उनकी बुराई की जाती थी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तमिलकम रीजन। आपको चैप्टर 2 याद होगा, हमने इसकी बात, इस रीजन की बात करी थी। यहाँ पे चीफ्स लोग इमर्ज हो रहे थे, चीफ डम्स इमर्ज हो रहे थे। ये जो चीफ होते थे ये खुद के लिए बार्ड्स और पोएट्स भी हायर करते थे, यानी कि पोएट्स और स्टोरी टेलर्स हायर करते थे जो इनके लिए पोएट्रीज वगैरह लिखा करते थे, गाया करते थे। और इन पोएट्रीज के थ्रू, इन स्टोरीज के थ्रू हमें पता चला है कि यहाँ के जो चीफ्स थे इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो ये हमें नया एक फिलोसफी देखने को मिलता है जो इस रीजन में और कई रीजन्स में पॉपुलर हो रहा था। अब हम वापस आते हैं हमारे जो सोशल डिफरेंसेस थे और हमारे बुद्धिज्म की फिलोसफी पे। बुद्धिज्म फिलोसफी ने एक नया आइडियोलॉजी दी, एक नया ऑल्टरनेटिव थिंकिंग दी इन सोशल इनइक्वालिटीज़ को लेकर, इन डिफरेंसेस को लेकर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। सुत्ता पिटाका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे ह्यूमंस हैं वो इनिशियली, ओरिजिनली हम फुली बॉडीली फॉर्म्स में इवॉल्व नहीं हुए थे। हमारे जो प्लांट्स वगैरह थे तब वो भी डेवलप नहीं हुए थे कम्प्लीटली। तब हम एक परफेक्ट स्टेट में थे, एक परफेक्ट पीसफुल स्टेट में थे नेचर के साथ, जहाँ पे हम नेचर से सिर्फ उतना लेते थे जितना हमें हर एक मील के लिए चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम इविल होने लगे, हमने सारी डिसीटफुल, सेल्फिश, ग्रीडी चीज़ें अक्वायर कर ली। इसके बाद हमें नीड पता चली कि हमें एक पोजीशन चाहिए सोसाइटी में जो कि हमें कंट्रोल कर सके। एक पोजीशन जो हम जब भी हम कुछ गलत करें तो वो चिल्ला हमें सके, हमें वो कंट्रोल कर सके, हमें वो पनिशमेंट दे सके। तो ऐसी एक पोजीशन बनाने का सोचा गया और उसको चूज़ किया गया। सारे लोगों ने मिलकर, लोगों ने बोला कि भाई ये आपकी पोजीशन है, हम आपको सिलेक्ट करते हैं इस पोजीशन के लिए, उसके बदले में हम आपको राइस दे देंगे या कुछ दे देंगे। तो ऐसे एक पोजीशन का सिलेक्शन हुआ जिसको बोला गया महासमाता, द ग्रेट इलेक्ट। इस स्टोरी से हमें बुद्धिज्म की थिंकिंग के बारे में थोड़ा समझ में आता है कि कैसे किंगशिप का नोशन आया। ये हम ह्यूमंस ने जब देखा कि भाई हमें एक पोजीशन की नीड है तो हमने एक किंग को इलेक्ट किया। तब हमने एक पोजीशन को इलेक्ट किया जिसको हमने टैक्स ऑफर किया कि भाई आप उसके बदले में ये टैक्स हमसे ले लेना। तो ये जो आप ब्राह्मणिकल थिंकिंग में बात करो कि एक फिक्स्ड सिस्टम है, ये डिवाइन नेचर का फिक्स्ड सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम चाहें तो फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। हमें नीड थी कि भाई हमें अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को फिक्स करना है, हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पोजीशन चाहिए, तो इसलिए हमने खुद ने उसको बनाया है। अभी तक इस चैप्टर में हमने अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ा है और काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब हिस्टोरियंस इन टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। पहली, उसकी लैंग्वेज क्या है। अगर वो प्राकृत, पाली या तमिल में लिखा गया तो मे बी वो ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए था। संस्कृत में लिखा गया तो प्रीस्ट और एलिट्स के लिए लिखा गया होगा। फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें मंत्र लिखे हुए हैं या फिर उसमें स्टोरीज वगैरह लिखी हुई हैं। मंत्र हैं तो वो किसी प्रीस्ट वगैरह के लिए होंगे, लेकिन स्टोरीज हैं तो मे बी आम जनता के लिए होगा कि आम जनता पढ़ सके, बोल सके, सुना सके। इसके अलावा उसका ऑथर कौन है और किसके लिए वो लिख रहा है, पर्पस क्या है लिखने का, और किस ऑडियंस के लिए वो इस चीज़ को लिख रहा है। किसी किंग के लिए लिख रहा है, किसी जनरल पॉपुलेशन के लिए लिख रहा है। और एक और चीज़ कि किस टाइम पीरियड में उसको लिखा जा रहा है, ये भी हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, और किस जगह पर उसको कंपोज किया गया है या कंपाइल किया गया है। ये सारी चीज़ें पता लगाना बहुत ज़रूरी है टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए। लेकिन जब हम महाभारत की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें करना बोलने में आसान लग सकता है, करने में आसान नहीं है। तो अब हम थोड़ी महाभारत द टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वैसे तो महाभारत हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिली है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमने संस्कृत वर्जन्स की महाभारत की बात करी है। हमें जो संस्कृत देखने को मिली है वो कंपैरेटिवली वेद और परिशस्ती के कंपैरिजन में इजी टू अंडरस्टैंड संस्कृत थी। ऐसे लगता है कि एज इफ वाइडली अंडरस्टूड लैंग्वेज यूज़ की गई हो। इसके अलावा कंटेंट की अगर हम बात करें तो मेनली हमें दो टाइप के कंटेंट देखने को मिलता है।
नरेटिव सेक्शन और डायडेक्टिक सेक्शन। नरेटिव सेक्शन में स्टोरीज वगैरह थी, पूरे महाभारत के अलग अलग इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया था, और डायडेक्टिक सेक्शंस में लेसन्स थे, सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे वो सब दिखाए गए थे। लेकिन जो डिवीजन है वो वाटर टाइट नहीं था, यानी कि कई बार हमें नरेटिव सेक्शन में लेसन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और डायडेक्टिक सेक्शन में कई बार हमें स्टोरीज वगैरह देखने को मिल जाती है। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो एक चीज़ पे अग्री करते हैं कि जो महाभारत इनिशियली लिखी गई थी तो इसको इंगेजिंग बनाया गया था, इसको ड्रामेटिक बनाया गया था, और बाद में जो डायडेक्टिक पोर्शंस है उनको ऐड किया गया होगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, महाभारत को हमारा इतिहास बोला जाता है, विच मीन्स डज इट वॉज, कि हमारी हिस्ट्री है ये। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये जो बताई गई है कि दो कजन्स के बीच में इतनी बड़ी वॉर हुई थी, ये एक्चुअल में हुई होगी? कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं हाँ भाई इनके बीच में वॉर हुई होगी जिसको इसमें बताया गया है। कुछ बोलते हैं कि अगर इतनी बड़ी वॉर हुई होती तो हमें बैटल के एविडेंसेस भी तो देखने को मिलते ना। तो ऐसे डिबेट्स चलता रहता है, हमारे हिस्टोरियंस इस टॉपिक पे थोड़ा डिवाइडेड है। अब हम बात करते हैं महाभारत के ऑथर्स और इसकी टाइमलाइन के बारे में। बोला जाता है कि जो ओरिजिनल स्टोरी थी महाभारत की वो सुतास ने कंपोज करी थी, यानी कि जो क्षत्रियज होते थे, जो वॉरियर्स होते थे, वॉर पे जाते थे, उनके साथ जो चैरिटियर बार्ड्स होते थे, यानी कि जो रथ चलाने का काम भी करते थे, विक्ट्रीज वगैरह पे कंपोजिशंस करना, पोएम्स वगैरह बनाने का काम करते थे, इन्होंने इन स्टोरीज को ओरली नरेट करना चालू किया। फिर 5th सेंचुरी BC के बाद से ब्राह्मण्स ने इसको लिखने का काम किया, जो कि हमारी महाभारत बनी। ये वही टाइम था जब कुरु और पांचाला के जो चीफडम्स थे अब वो किंगडम्स में इमर्ज हो रहे थे। इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे सोसाइटी में चेंजेस भी आ रहे थे। हो सकता है जो किंग थे अब पावरफुल हो रहे थे तो अपना इतिहास लिखवाना चाहते थे, जो कि इसमें लिखा गया है। इसके अलावा हो सकता है कि जो चेंजेस सोसाइटी में आ रहे थे, इतने ज़्यादा अपहीवल्स हो रहे थे, उथल पुथल हो रही थी, नए ट्रेडिशंस आ रहे थे, पुराने नोशंस को चैलेंज किया जा रहा था, ये सारे इसकी स्टोरी में पूरे बताए गए हैं। अब जो हमारी महाभारत है काफ़ी बड़े टाइम पीरियड में इसको कंपोज किया गया था। इसमें हमें अलग अलग फेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। 200 BC से लेकर 200 C का जो फेज है कंपोजिशन का, इसमें हमें देखने को मिला है कि सोसाइटी में विष्णु जी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, विष्णु जी को काफ़ी ज़्यादा वर्शिप किया जा रहा था। इस टाइम पे कृष्ण जी, जो कि हमारे महाभारत के काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इनको विष्णु जी से रिलेट किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि विष्णु जी के ही एक अवतार हैं। फिर 200 से लेकर 400 C के बीच में बोला जाता है कि डायडेक्टिक सेक्शंस ऐड किए गए थे। इसके जो डायडेक्टिक सेक्शन है मनुस्मृति के टेक्स्ट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, और इनके एडिशन के बाद से ही जो हमारा 10,000 वर्सेस का महाभारत था वो 100,000 वर्सेस को क्रॉस कर गया, और सेज व्यास जी को क्रेडिट दिया जाता है इसकी कॉम्पोजिशन के लिए। महाभारत में हमें बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस, सेटलमेंट्स का काफ़ी डिस्क्रिप्शन देखने को मिला है। अब हम एक्सकेवेशंस तो करेंगे ही यहाँ पे। 1951-52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट BB लाल ने हस्तिनापुर, मेरठ का एक विलेज है, वहाँ पे एक्सकेवेशन चालू किए। लेकिन ये जो हस्तिनापुर है और हमारे महाभारत का जो हस्तिनापुर है, क्या ये दोनों सेम ही हस्तिनापुर थे? जो नाम था वो तो यार कोइंसिडेंस से भी मैच हो सकता है। इसको हम पता लगाने की कोशिश करते हैं अपने एक्सकेवेशंस के थ्रू। पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है जो लोकेशन है वो भी सिमिलर है। इसकी लोकेशन है अपर गंगा दोब। दोब मतलब जहाँ पे दो रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है उसको बोलते हैं। तो ये अपर गंगा जो दोब रीजन है, यही वो रीजन है जहाँ पे कुरु किंगडम भी था। तो लोकेशन भी थोड़ी मैच करती है, नाम तो मैच करता ही है। यहाँ पे लाल ने क्या फाउंड किया? लाल ने यहाँ पे 5 ऑक्यूपेशन लेवल फाइंड किए। 5 ऑक्यूपेशन लेवल यानी कि 5 अलग अलग फेजेस, 5 अलग अलग टाइम पीरियड्स के सेटलमेंट्स, जिनके बारे में हमने स्टडी करी, जिसमें से सेकेंड और थर्ड सेटलमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड जो फेज था वो था 12th और 7th सेंचुरी के बीच, BC के बीच का। मैंने आपको पहले ही बताया था जो BC का सिस्टम है वो उल्टा चलता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हमें जो चीज़ें देखने को मिली उसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे जहाँ पे भी हमने एक्सकेवेशंस किया है इस एरिया में, वहाँ पे हमें ज़्यादा प्लानिंग देखने को नहीं मिली है हाउसेस वगैरह में। हमें मड की और मड ब्रिक्स की वॉल्स ज़रूर देखने को मिली है। जहाँ पे प्लास्टर किया जाता था हमें प्लास्टर और रीड मार्क्स देखने को मिले, यानी कि प्लांट्स वगैरह का यूज़ किया जाता था, उसके ऊपर मड का प्लास्टर कर दिया जाता था वॉल्स को बनाने के लिए। इसके बाद थर्ड फेज की अगर हम बात करें, 6th सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी BC के बीच का फेज था। इसमें हमें देखने को मिला है कि मड ब्रिक्स का भी यूज़ किया जाता था और बर्न्ट ब्रिक्स का भी, यानी कि किल्न वगैरह में फायर किया जाता था ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोनों हमें देखने को मिली है। फिर ड्रेनेज के लिए ब्रिक ड्रेन्स बनाई जाती थी, प्लस सोकेज जार्स, यानी कि कंटेनर्स यूज़ किए जाते थे रिफ्यूज जो वाटर होता था उसको ड्रेन आउट करने के लिए। इसके अलावा हमें टेराकोटा रिंग वेल्स भी देखने को मिले। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मे बी इसको एज ड्रेनेज पिट यूज़ किया जाता था, मे बी इसको एज वेल यूज़ किया जाता था। तो थोड़ा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला इस फेज में। तो हमने यहाँ के डिस्क्रिप्शन में क्या देखा,
जो बाद का फेज था उस पर काफ़ी डेवलपमेंट था, पहले कंपैरेटिवली काफ़ी रूरल सोसाइटी थी। लेकिन महाभारत में क्या है, महाभारत में किस फेज को डिस्क्राइब किया गया है? ऐसा तो नहीं कि नरेटिव पोर्शंस पहले ऐड कर दिए गए थे, फिर जब 6th सेंचुरी BC के बाद से सोसाइटी थोड़ी फ्लरिश हुई, अर्बन नेचर आया सोसाइटी में, उसको फिर वहाँ पे ऐड किया हो, तो जो सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है वो बाद का डिस्क्रिप्शन है। या फिर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पोएटिक फैंसी के लिए डिस्क्रिप्शन बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया है, एक्चुअल में सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमें आंसर नहीं मिलते। इसके बाद एक दूसरा सीन हमारे महाभारत का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। जो हमारी द्रौपदी थी, मेन कैरेक्टर, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारी महाभारत की, उनने पूरे पांडव से शादी करी थी। एक पॉलीएंड्री का केस जो कि हमें ज़्यादा देखने को सोसाइटी में नहीं मिलता है, इसको हमारे महाभारत में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो अलग अलग वेज में कैसे एक्सप्लेन किया गया है इस स्टोरी में दिया हुआ है। द्रौपद जो पांचाला के किंग थे, उन्होंने कंपटीशन कराया कि भाई जो हमारे स्ट्रिंग को तोड़ेगा इस बो के, वो उसकी शादी हम द्रौपदी से करा देंगे। अर्जुन इस कंपटीशन को जीत गए, ये अपने घर गए मम्मी के पास बताने कि भाई जीत गए। मम्मी ने बोल दिया कि भाई जो भी तुम जीतते हो उसको बांट लो। उन्हें देखा ही नहीं कि एक बीवी जीत के आए हैं, जिसको अब मम्मी ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर जी ने बोला कि भैया हम पांचों इनसे शादी करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे पॉलिएंड्री की गई। इसके बाद जो द्रौपद थे वो तो एकदम गुस्सा हो गई, भाई ऐसे कैसे एक के साथ शादी कराई है, 5 के साथ कैसे शादी कराने। तो उनको व्यास जी ने समझाया कि जो पांडव्स हैं एक्चुअल में इंद्र जी के इनकारनेशन है, जिनकी वाइफ द्रौपदी के रूप में बनी है, इसलिए उनकी 5 से तो करना होना ही था, ये डेस्टिनी थी। इसके अलावा व्यास जी ने यह भी बोला कि एक यंग वेमेन थी जिन्होंने प्रे करा कि शिव जी उनके हस्बैंड बन जाए, लेकिन एंथुसियाज्म में एक की जगह 5 बार प्रे कर लिया। अब द्रौपदी वो यंग वेमेन के रूप में आई है और इसलिए उसकी 5 बार शादी हो रही है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। हमारे हिस्टोरियंस इसको अलग तरीके से देखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो एलीट क्लास थे, जो रूलिंग एलीट्स थे, उनके बीच में पॉलीएंड्री काफ़ी पॉपुलर प्रैक्टिस थी, की जाती होगी। कुछ का मानना है कि भाई इतने सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं महाभारत में, हो सकता है कि धीरे धीरे जो हमारे ब्राह्मण्स हैं वो पॉलीएंड्री को डिसफेवर करने लगे होंगे, इसलिए इस तरीके से उसमें दिया हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि भाई आज की डेट में भी और पहले भी ये जो रीजन था हिमालयन रीजन, यहाँ पे पॉलीएंड्री काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी, की जाती थी। कुछ का कहना है कि भाई वॉर का टाइम था, शॉर्टेज हो रही होगी विमेन की, इसलिए करा दिया गया है। तो क्राइसिस का एक सीन है, ये हमेशा हर जगह पर नहीं की जाती होगी। तो ऐसे अलग अलग केसेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ के आ जाता है कि भाई अगर प्रिविलेंट नहीं थी, अगर ये नहीं होता था उस टाइम पे, पॉलीएंड्री कॉमन नहीं थी, तो महाभारत के मेन कैरेक्टर्स के साथ क्यों कराई गई पॉलीएंड्री? कई इंस्क्रिप्शन में हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, कहीं पे कुछ। हमारे हिस्टोरियंस इस चीज़ पे डिवाइडेड हैं। हमें एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जो टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं ये कई बार ड्रामेटिकल होते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सोशल रियलिटीज़ हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हमेशा डिबेट होता रहता है, यहाँ पे हमेशा ऑपोजिंग व्यूज़ हमें देखने को मिलते रहते हैं। अब आता है इस चैप्टर का हमारा आखिरी छोटू सा टॉपिक, जिससे कई बार क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट। महाभारत की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ संस्कृत वर्जन पे आके नहीं रुकी, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें महाभारत की ग्रोथ देखने को मिलती है। जब अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, लोगों के बीच में, ट्रेडिशंस के बीच में डायलॉग्स हुए, उनके डिफरेंसेस बने, कंसेंसस बने, उसके साथ हमें देखने को मिलता है कि हर रीजन में अपना वर्जन इमर्ज हुआ। अलग अलग तरीके से स्टोरीज़ को बताया जाता था। महाभारत की जो मेन सेंट्रल स्टोरी थी वो भी रिटोल्ड की जाती है अपने अपने तरीके से, इसीलिए हमें इतने सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और सिर्फ वेरिएशंस नहीं, हमें आर्ट फॉर्म्स में भी महाभारत देखने को मिल जाती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर्स हो, चाहे वो प्लेस, डांस या फिर कोई और फॉर्म ऑफ नरेशन हो। महाभारत हमें कई वेज में, कई तरीकों से देखने को मिलती जा रही है, इसलिए इट इज़ इंडीड अ डायनेमिक टेक्स्ट। जैसे कि मैंने बोला, महाभारत को कई बार क्रिएटिवली भी यूज़ किया जाता है, अलग पर्सपेक्टिव से स्टोरी को सुनाने के लिए, एक्ट करने के लिए। तो उसका एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। ये आज तक हमें बोर्ड के एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। महाश्वेता देवी एक बंगाली राइटर है। ये ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट काफ़ी बात करती हैं, इसके लिए वेल नोन है। इनकी एक स्टोरी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, महाभारत का एक इंसिडेंट था जिसके बारे में संस्कृत टेक्स्ट में कोई मेंशनिंग नहीं है। इन्होंने वहाँ से उस स्टोरी को चालू किया और एक इमेजिनरी एक स्टोरी क्रिएट करी, जिसके बारे में इन्होंने अपने टेक्स्ट में बताया, सोशल मैसेज देने के लिए। पहले हम देखते हैं महाभारत में एक्चुअल में क्या हुआ था। जो हमारे दुर्योधन है, उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक लेक का हाउस बनाएंगे जिसमें हम पांडव्स को बुलाएंगे और उसको जला देंगे, उस हाउस को। सारे पांडव्स यहीं पे मर जाएंगे। पांडव्स को पहले ही से पता चल गया इस प्लान के बारे में, तो उन्होंने पहले ही एक टनल डग कर ली थी इस जगह से एस्केप करने के लिए कि जैसी आग लगेगी निकल जाएंगे। कुंती जो पांडव्स की मदर थी, इन्होंने एक फीस्ट अरेंज किया जहाँ पे ज़्यादातर ब्राह्मण्स आए थे और एक निषादा फैमिली आई थी, एक विमेन अपने 5 बच्चों के साथ।
इनको खाना पीना कराया, वाइन वगैरह पिलाया। जब ये यहाँ पे सो गए तो पांचों पांडव निकल गए और कुंती इस टनल से निकल गए। इस जगह पर आग लग गई। पांडव तो सारे बच गए, लेकिन ये जो एक विमेन थी और जो 5 सन थे इनके, ये यहाँ आग में मर गए और सबको क्या लगा कि पांडव आर डेड। यहाँ से महाश्वेता देवी की कुंती और निषादी स्टोरी चालू होती है, जिसमें वो बताती हैं कि कुंती अब रिटायर हो चुकी हैं। अब वो अक्सर फॉरेस्ट में जाती हैं और अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं, अपने लाइफ के जितने भी फेलियर्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जितना भी पास्ट है, उसको रिकॉल करती हैं और अर्थ को सुनाती हैं। यहाँ पे जितने भी बाकी जो निषादास हैं वो अपना काम वगैरह करते रहते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते रहते हैं। एक निषादी है जो अक्सर आती है और इनकी जो बातें हैं वो सुनती है। एक दिन क्या हुआ, हवा में कुछ तो भी अलग था। जितने भी जानवर वगैरह थे ना, वो फॉरेस्ट से भाग रहे थे। कुंती ने यहाँ पे नोटिस किया कि निषादी वो आज भी इनको सुन रही है। तब वो इनके पास आती है और वो निषादी बोलती है कि वो हाउस ऑफ लैक याद है, जिसमें 5 लड़के और एक माँ मर गई थी। कुंती को एकदम से शॉक हुआ कि भाई इसको कैसे पता। कुंती को लगा कि नहीं, तुम वो नहीं थी, तुम्हें कैसे पता, तुम नहीं थी वो। तो निषादी ने बोला कि हाँ वो मैं ही थी। वो जो लड़की मरी थी, वो वुमेन मरी थी, वो मेरी मदर इन लॉ थी। जो बच्चे मरे थे वो मेरे 5 बच्चे थे। आपने इतने दिन से स्टोरी सुना रही हो, इतने दिन से अपना पास्ट रिकॉल कर रही हो, आपने एक भी दिन उस निषादी की बात नहीं करी, उस निषादी के 5 बच्चों की बात नहीं करी जो आपके कारण सेक्रीफाइस हो गए थे। वो सिर्फ इसलिए सेक्रीफाइस हो गए थे क्योंकि आप अपने बच्चों को और अपनी खुद की जान बचाना चाहती थी। उनकी आपने कोई परवाह नहीं करी और आज भी आप कभी भी उनके बारे में नहीं सोचती हो। इस बार आग जंगल में लगी होती है, निषादी वहाँ से भाग जाती है और कुंती वहीं रह जाती है। ये थी महाश्वेता देवी की स्टोरी, एक अलग मैसेज के साथ। होपफुली आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलेंगे किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टैंगुरिया।